नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्यूज कंपटीशन क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, लगातार पिछले कई दिनों से हम मनोविज्ञान की क्लासें लेते आ रहे हैं। उसी क्रम को, उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए जो हमने चैप्टर शुरू किया था विकास के विभिन्न सिद्धांत, या हम कहें बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत, उन सिद्धांतों में हमने नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ लिया था, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों जीन पियाजे का सिद्धांत, या हम कहें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो चलिए साथियों, मैं आपको पहले एक बार बता दूं कि हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में, क्योंकि आपको रिवाइज कराना जरूरी है, अन्यथा आप भूल जाते हो। आपको रिवाइज कराना जरूरी है बच्चों। तो देखिए, हमने कल पढ़ा था बच्चों नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या पढ़ा था? नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। अब देखिए बच्चों, नैतिक विकास का जो सिद्धांत हमने कल पढ़ा था, उस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, किसने प्रस्तुत किया? किसने किया बच्चों? कोलबर्ग ने। किसने किया? कोलबर्ग ने प्रस्तुत किया। कब किया बच्चों? कब किया? 1954 में किया। 1954 में किया। इसमें संशोधन कब किया बच्चों? 1984 में किया। कब किया संशोधन? 1984 में। अब इस सिद्धांत में क्या है? इस सिद्धांत की कोलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई बच्चों? 3 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था कौन सी थी विद्यार्थियों? पहली अवस्था थी पूर्व परंपरागत अवस्था। कौन सी थी? पूर्व परंपरागत अवस्था। दूसरी इसकी कौन सी थी बच्चों? दूसरी इसकी अवस्था थी परंपरागत अवस्था। कौन सी थी? परंपरागत अवस्था। तीसरी कौन सी थी विद्यार्थियों इसकी? तीसरी थी आपकी इसकी पश्च परंपरागत। अब देखिए आप, ये हमने कोलबर्ग के विकास का जो सिद्धांत था, नैतिक विकास का जो सिद्धांत साथियों, वो कल पढ़ा। 1954 में दिया, 1984 में संशोधन किया, कोलबर्ग ने दिया। 3 अवस्थाएं बताई, 6 चरण बताए, सभी में 2-2 अवस्थाएं थी। सभी में 2-2 अवस्थाएं थी, 6 चरण उन्होंने बताए। अब मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन सिद्धांतों में ये तो हर कोई रट लेगा, नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया, इतने सन में दिया, ये दिया, वो दिया, ये सब चीज रट लेगा। आपको क्या करना है? व्यवहारिक संबंधित, जो व्यवहार से संबंधित है, वो तथ्य याद रखनी है। इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, अभी मैं आपको एक प्रश्न बताऊंगा और आप उसकी कोशिश करना बच्चों उत्तर देने की। जो एक प्रश्न है पिछले एग्जाम में आया था, किसी में शायद सीटेट के एग्जाम में आया था इसमें से, तो मैं एक बार आपको उस प्रश्न को बताऊंगा। मैंने आज सुबह ही देखा और यकीन मानिए वो प्रश्न मतलब इतना आसान है भी नहीं और इतना टफ भी नहीं है, हालांकि यदि आपने अच्छे से इसको समझा होगा तो। अब देखिए, पूर्व परंपरागत, परंपरागत या पश्च परंपरागत, इसका 3 भागों में इसको डिवाइड किया। 6 इसके चरण थे। इस अवस्था में, इस जो सिद्धांत है इसमें 3 अवस्थाएं हैं, बस आपको ये याद रखना है। पहली चीज तो कितनी अवस्थाएं बच्चों? 3 अवस्थाएं और 6 चरण है। कितने चरण है बच्चों? 6 चरण है। 3 अवस्थाएं हैं और 6 चरण है। 6 चरण कैसे हुए? हर अवस्था में 2 चरण है। हर अवस्था के कितने चरण है बच्चों? 2 चरण है। तो कितने चरण हो गए? 6 चरण हो गए। अवस्थाएं कितनी है? 3 है। दिया किसने? कोलबर्ग ने। क्या नाम है? नैतिक विकास का सिद्धांत। पूर्व परंपरागत में क्या होता है? इसमें परंपराओं के आने से पहले ही बच्चा नैतिक आचरण प्रदर्शित करता है, या हम कहें कि एक व्यवहार प्रदर्शित करता है। कैसे करता है? या तो उसको किसी दंड का भय होता है, या वह आज्ञा मानना चाहता है, इसलिए वह करता है। दूसरी तरफ हम देखें, परंपरागत जो अवस्था है उसमें एक बच्चा क्यों कोई व्यवहार करता है या नैतिक आचरण प्रदर्शित करता है विद्यार्थियों? क्योंकि वह परंपराओं को मानने लगता है, वह परंपराओं को समझने लगता है, साथ में ही वह प्रस्तुत करता है कि मैं तो अच्छा बालक हूँ, मुझे सब अच्छा बालक बोलें, या वह कहता है कि मैं तो अच्छी बालिका हूँ, मुझे सब अच्छी लड़की बोलें। सीधी सी बात यह है कि नैतिक आचरण क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, हमको इन तथ्यों को पढ़ना है। हमको रटना नहीं है बच्चों, हमको समझना है। अभी मैं आपको एक प्रश्न दूंगा, उस आधार पर आप उसका उत्तर देने का प्रयास करना कि क्यों, इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो परंपरागत जो अवस्था है, परंपरागत अवस्था में पहले पूर्व परंपरागत, परंपराओं के आने से पहले भी कोई नैतिक आचरण करता है तो या तो दंड के वैसे या आज्ञा पालन के वैसे करता है। परंपरागत अवस्था में परंपराओं को मानने लगता है, इसलिए वह नैतिक आचरण करता है। जबकि पश्च परंपरागत में क्या होता है, वो क्या सही है क्या गलत है इस तरह के तथ्य प्रदर्शित करता हुआ व्यवहार करता है और अंत में तो वह सार्वत्रिक नीति अपनाता है। वह कहता है
कि समाज दुनिया सब ठीक है, मैं मेरे हिसाब से रहूँगा, मतलब उसे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह का व्यवहार वह प्रदर्शित करता है, इस तरह के नैतिक आचरण प्रदर्शित करता है। आप साइकोलॉजी को अपने आप पर लेकर देखिए विद्यार्थियों, आप अपने व्यवहार पर लेकर देखिए। क्या आपने ऐसा व्यवहार नहीं किया कि कहीं धार्मिक कार्यक्रम हो, अनुष्ठान हो, या आपके घर में कोई प्रोग्राम हो तो आपने कार्य नहीं किया? यदि आपने कार्य किया है तो उस समय आपकी एज क्या थी? इन अवस्थाओं पर आप रख कर देखिए बच्चों। इन अवस्थाओं से आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल सही जो सिद्धांत है वो दिए गए हैं। हर व्यक्ति इसी तरह के आचरण प्रदर्शित करता है, हर व्यक्ति इसी तरह के आचरण प्रदर्शित करता है। तो चलिए साथियों, आज नैतिक विकास का सिद्धांत हमने कल पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे बच्चों? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये इस सिद्धांत की पूरी थ्योरी है जो मैंने आपके समक्ष रखी है। हम कहें एक पूरा कंसेप्ट है जो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपने ये याद किया होगा, अच्छे से लिखा होगा। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया, 1954 में दिया, 1984 में संशोधन किया, 3 अवस्थाएं बताई, 6 चरण बताए। जो कोलबर्ग हैं, इन्होंने सर्वाधिक जोर किस पे दिया बच्चों? कहानियों पर दिया। इन्होंने कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हमें। और इनकी एक प्रसिद्ध कहानी थी, इसका नाम था हैज की दुविधा। क्या थी? हैज की दुविधा। ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो ये थी साथियों नैतिक विकास के सिद्धांत की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी। क्या है? कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। प्रसिद्ध कहानी हैज की दुविधा उनकी चर्चित रही। कोलबर्ग ने 1954 में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, 1984 में उसमें संशोधन किया, जिसको हम वर्तमान में पढ़ते हैं। कोलबर्ग ने इस सिद्धांत की 3 अवस्थाएं बताई, 6 चरण बताए। 3 अवस्था ये आपके सामने पूर्व परंपरागत अवस्था और पश्चिम परंपरागत अवस्था। इन सब का पीरियड काल, इन सब में क्या क्या होता है, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं विद्यार्थियों। तो ज्यादा समय ना लेते हुए एक प्रश्न जरूर हम हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों। एक प्रश्न हम जरूर हल करने का प्रयास करेंगे। वो प्रश्न क्या है देखिए आप एक बार। देखिए, मुझे आशा और उम्मीद है कि वैसे तो आपको ये प्रश्न आएगा, और नहीं भी आता है तो कोशिश कीजिए कि आपको ये प्रश्न आए। कोशिश आप ये कीजिए कि आपको ये प्रश्न आए। देखिए, पूरा प्रश्न है, एक सेकंड क्लास का बच्चा, एक दूसरी क्लास का बच्चा, सेकंड क्लास का बच्चा शिक्षक की कक्षा में प्रवेश करते ही उसके पैर छूता है। आगे ये प्रश्न है, एक सेकंड क्लास का बच्चा है जो शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करते ही पैर छूता है। आगे ये प्रश्न है, निम्न में से नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था है? निम्न में से नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन देखिए आप। नोटा मतलब इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आप, एक बालक जो दूसरी क्लास में है, सेकंड क्लास में है, वो शिक्षक की कक्षा में प्रवेश करते ही उसके पैर छूता है। शिक्षक के क्या करता है? पैर छूता है। अब इस चीज को, प्रश्न को ढंग से ना पढ़ा जाए तो मुझे आशा और उम्मीद है कि ज्यादातर गलती करेंगे इसको। यदि हमने ये नहीं पढ़ा कि एक सेकंड क्लास का बच्चा, हमने सीधा पढ़ा एक बच्चा शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करते ही शिक्षक के पैर छूता है। नैतिक विकास सिद्धांत की निम्न में से कौन सी अवस्था है? देन हम इसको सीधा सीधा क्या लगा देंगे? परंपरागत है, वो परंपराओं को मानता है। जबकि यदि प्रश्न को आपने ढंग से पढ़ा है, एक जो सेकंड क्लास का बच्चा है, जो दूसरी कक्षा का बच्चा है, दूसरी कक्षा का बच्चा है मतलब लगभग उसकी उम्र कितनी होगी? 6 साल 7 साल, 6 साल या 7 साल होगी, तो वो कौन सी अवस्था में आ गया? पूर्व परंपरागत में आ गया। किस में आ गया बच्चों? पूर्व परंपरागत में आ गया, क्योंकि उसमें परंपराएं नहीं है। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं मैं। यदि ये एज भी ना होती तो भी इसमें हम देख सकते थे कि कक्षा का एक जो बच्चा है, शिक्षक के प्रवेश लेते ही उसके क्या कर रहा है बच्चों? पैर छू रहा है। इसका मतलब उसको वह नैतिक आचरण जो प्रदर्शित कर रहा है, या तो उसको दंड का भय, किसका भय बच्चों? दंड का भय,
या फिर वह आज्ञा मानना चाह रहा है। वो क्या करता है बच्चों, आज्ञा पालन करता है। समझ में आ रही है आपको? यदि ये एज नहीं दी होती तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि एक जो बच्चा है शिक्षक के प्रवेश करते ही उसके पैर छू रहा है, इसका मतलब या तो उसको दंड का भय या वह क्या कर रहा है, आज्ञा का पालन कर रहा है। ये आपको व्यवहारिक रूप से याद रखने हैं। व्यवहारिक रूप से प्रश्न ऐसे ही आते हैं विद्यार्थियों, ऐसे हर कोई याद कर लेता है, हर कोई रट लेता है कि ये सिद्धांत इसने दिया, ये सिद्धांत में ये अवस्था, इतने चरण। ये नहीं रट पाता कि वो सिद्धांत कहना क्या चाह रहा है, वह सिद्धांत हमें क्या समझाना चाह रहा है, ये कोई नहीं रट सकता। इसलिए ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। मैं आपके लिए यही तो प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने पर जोर दिया जाए, ताकि साइकोलॉजी शब्दों का खेल है, आप थोड़ा सा चूके आप बाहर। साइकोलॉजी का ये कंसेप्ट है। तो ये प्रश्न मुझे आशा और उम्मीद है कि आपने सभी ने किया होगा और आपको आया भी होगा। बस सीधा सा मतलब ये रखना कि वो नैतिक आचरण शिक्षक के सामने प्रदर्शित कर रहा है तो या तो उसको दंड का भय या फिर वह आज्ञा मानना चाह रहा है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए, हम आज विकास के जो सिद्धांत के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं साथियों, आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों? उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या हम कहें जीन पियाजे का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या जीन पियाजे का सिद्धांत। देखिए हेडिंग डालिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया विद्यार्थियों? जीन पियाजे ने किया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। कहाँ के हैं बच्चों? जीन पियाजे कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। देखिए जो ये थोड़ा गलत लिख रहा है, जीन पियाजे, जीन पियाजे कहाँ के हैं विद्यार्थियों? स्विट्जरलैंड के। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देते हैं जीन पियाजे। बड़ी की मात्रा लगेगी बस। देखिए जीन पियाजे जीव विज्ञान के वैज्ञानिक थे। मतलब जीन पियाजे क्या थे विद्यार्थियों? बायोलॉजी के वैज्ञानिक थे। किसके विद्यार्थियों? बायोलॉजी के वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे जीव विज्ञान के वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे जीव विज्ञान के वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देते हैं। इन्होंने 1922 से लेकर, कब से बच्चों? 1922 से लेकर 1932 के बीच, 1922 से लेकर 1932 के बीच जीव विज्ञान के आधार पर एक बालक के विकास को स्पष्ट किया। ये बड़ी की मात्रा लगाना भाई इसमें। जीव विज्ञान के आधार पर एक बालक के विकास को स्पष्ट किया। तो इन्होंने क्या किया? 1922 से लेकर 1932 के बीच बायोलॉजी के आधार पर, जीव विज्ञान के आधार पर किसको स्पष्ट किया बच्चों? बाल विकास को स्पष्ट किया। बालक के विकास को इन्होंने स्पष्ट किया। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को माना जाता है विद्यार्थियों। आपके सामने बहुत सारे जनक आ गए हैं। एक दिन किसी भी क्लास में मैं आपको फिर से सारे जनक स्पष्ट करूंगा। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है विद्यार्थियों? जीन पियाजे को माना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के हैं, जीव विज्ञान के वैज्ञानिक हैं। 1922 से 1932 तक इन्होंने किस पर? बायोलॉजी पर या बाल विकास के ऊपर अध्ययन किया बायोलॉजी के माध्यम से। और विकासात्मक मनोविज्ञान का इसको क्या माना जाता है? जीन पियाजे को जनक माना जाता है। ये बात सामान्य सा जीन पियाजे से संबंधित परिचय। अब देखिए, अब आप हेडिंग डालिए इसमें विद्यार्थियों। अब आप हेडिंग डालिए, क्या हेडिंग डालनी है आपको? जीन पियाजे के, या आप ऐसे डालिए संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न शब्दावली। इस सिद्धांत के विभिन्न शब्दावली, सीधा ऐसे डाल लो आप। इस सिद्धांत की शब्दावली। कुछ शब्द हैं जो जीन पियाजे ने स्पष्ट किए हैं। इस सिद्धांत की शब्दावली निम्न शब्दावली है। इस सिद्धांत की शब्दावली, क्या क्या शब्द इसमें प्रयुक्त किए हैं उनका अर्थ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस सिद्धांत यानी संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसकी विभिन्न शब्दावली, क्या क्या इसमें शब्द हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला शब्द उन्होंने दिया स्कीमा। क्या नाम है बच्चों? पहले शब्द का नाम है स्कीमा। स्कीमा किसने दिया? जीन पियाजे ने समझाया स्कीमा को। और अब आप स्कीमा के बारे में हम पढ़ते हैं कि देखिए स्कीमा यह जीव विज्ञान का शब्द है, मतलब बायोलॉजी का शब्द है। स्कीमा किसका शब्द है बच्चों? बायोलॉजी का शब्द है। यह जीव विज्ञान का शब्द है। सरल भाषा में इसका अभिप्राय क्रिया के समांतर चलने वाली क्रिया। सरल भाषा में इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है बच्चों? क्रिया के समांतर चलने वाली क्रिया क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। स्कीमा का अर्थ क्या है? क्रिया के समांतर चलने वाली क्रिया क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है।
जैसे उदाहरण के लिए उद्दीपक अनुक्रिया, जैसे उदाहरण के लिए उद्दीपक अनुक्रिया, जो उद्दीपन है और अनुक्रिया है ये क्या है, स्कीमा। जैसे स्कीमा की तरह चलते हैं। अभी मैं आपको इसको उदाहरण देकर भी समझाऊंगा। देखिए पहला शब्द इन्होंने दिया है जीव विज्ञान का स्कीमा। स्कीमा को इन्होंने क्या कहा है, ये जीव विज्ञान का एक शब्द है। स्कीमा क्या है विद्यार्थियों, जीव विज्ञान का एक शब्द है। और इन्होंने इसको समझाया है कि क्रिया के समांतर चलने वाली क्रिया क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। उदाहरण के लिए कैसे कि एक उद्दीपक होगा और फिर क्या होगी, अनुक्रिया होगी। उद्दीपक होगा, क्या होगी, अनुक्रिया होगी। जैसे हम जो व्यवहार करेंगे, इसको और अच्छे से समझेगा, जैसे हम जो व्यवहार करेंगे वही व्यवहार बच्चे सीखते हैं। हम उनके सामने जैसे प्रदर्शित होंगे वैसे ही क्या बच्चे बनने का प्रयास करते हैं। मतलब जैसे हमने क्या की, जैसे हमने उनके सामने क्रिया की वही वह हमें अनुक्रिया करेंगे, वही हमको वो प्रतिक्रिया लौटाकर देंगे। तो सीधा सा मतलब क्या है स्कीमा का, कि क्रिया के समांतर चलने वाली क्रिया, जैसा हम क्रिया करेंगे वैसी ही क्रिया दूसरी हो। क्रिया के समांतर चलने वाली क्रिया क्या कहलाती है बच्चों, स्कीमा कहलाती है। किसने कहा, जीन पियाजे ने कहा। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का पहला शब्द है स्कीमा। स्कीमा को परिभाषित किया जीन पियाजे ने। यह जीव विज्ञान का शब्द है। इसका अर्थ होता है क्रिया के समांतर चलने वाली क्रिया। जैसे यदि हम उद्दीपक रखेंगे, उद्दीपक भी आपको समझाऊंगा, स्टोबलस उद्दीपक भी मैं आपको समझाऊंगा आगे, अधिगम में उद्दीपक आएगा। जैसे हम कोई उद्दीपक रखेंगे तो अनुक्रिया जरूर होगी, जैसे हम कोई उद्दीपक रखेंगे तो उसकी अनुक्रिया या हम कहें प्रतिक्रिया जरूर होगी। मतलब क्रिया के समांतर चलने वाली क्रिया क्या कहलाती है बच्चों, स्कीमा कहलाती है। इसको और अच्छे से समझेंगे हम। देखिए अगला शब्द उन्होंने दिया संतुलन या समायोजन। अगला शब्द क्या दिया उन्होंने, संतुलन या समायोजन या फिर अनुकूलन। किसको बोलते हैं, संतुलन, समायोजन या अनुकूलन। उन्होंने कहा कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना या उसके साथ अनुकूलित हो जाना। अनुकूलन या हम कहें समायोजन या हम कहें संतुलन कहलाता है। यानी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना या फिर उसमें अनुकूलित हो जाना क्या कहलाता है, संतुलन कहलाता है, या हम कहें समायोजन कहलाता है, या क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। तो ये शब्द थे। आगे दो शब्द और हैं, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। मैं बहुत ही आराम से और फिर पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। ये थोड़ा सिद्धांत ऐसा है, ये थोड़ा सिद्धांत ऐसा है बच्चों जो आसानी से समझ में नहीं आएगा। थोड़ा इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा आपको, थोड़ा इसके लिए खुलकर सोचना पड़ेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। जीन पियाजे का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोलते हैं। जीन पियाजे ने, जीव विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे जीन पियाजे, 1922 से 1932 तक उन्होंने जीव विज्ञान के आधार पर क्या बालक के विकास को स्पष्ट किया। पहला शब्द बताया स्कीमा, क्रिया के समांतर चलने वाली क्रिया, यानी एक क्रिया होगी तो उसके समांतर कोई ना कोई दूसरी क्रिया चल रही होगी, उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। अनुकूलन, समायोजन या संतुलन, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है, संतुलन, अनुकूलन या फिर हम कहीं समायोजन कहलाता है, या उसके साथ हम क्या हो जाए, अनुकूलित हो जाए। ये दो शब्द आगे देखिए प्रमुख शब्दावली में। अगला शब्द हमारा आत्मसातीकरण। क्या है बच्चों, आत्मसातीकरण। अगला शब्द हमारा कौन सा है, आत्मसातीकरण। एक दो, ये तीसरा है बच्चों, ये तीसरा शब्द है हमारा, ये तीसरा है आत्मसातीकरण, और ये चौथा, ये तीसरा है ना, आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण क्या कहलाता है, नए ज्ञान या अनुभव को अपने पुराने ज्ञान या अनुभव से जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण या आत्मसातीकरण कहलाता है। देखिए नए ज्ञान या अनुभव को, नए ज्ञान या अनुभव को अपने पुराने ज्ञान या अनुभव से जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। इसके लिए उदाहरण उन्होंने दिया कि एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, मतलब एक बच्चा साइकिल चलाना सीख गया। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना जानता है, क्या चलाना जानता है, साइकिल। अब वो साइकिल चलाने जानता है, लेकिन वो अब उसको क्या सीखना है, मोटरसाइकिल चलाना सीखना है। क्या सीखना है, मोटरसाइकिल चलाना सीखना है। जब वो मोटरसाइकिल चलाना सीखेगा तो उसका जो पुराना ज्ञान था उसको नए ज्ञान से जोड़ेगा। मतलब नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से आपस में क्या करना, जोड़ना। भाई उसको साइकिल चलाने का थोड़ी बहुत अनुभव था, थोड़ी बहुत उसको क्या था, साइकिल चलाने का अनुभव था, या हम कहें उसको बैलेंस बनाने का अनुभव था। उसके आधार पर वह क्या चलाना सीख गया, मोटरसाइकिल चलाना सीख गया। मतलब इसमें जो नया ज्ञान हमको हो रहा है या नया अनुभव जो हम प्राप्त कर रहे हैं उसको अपने पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव से जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है बच्चों। आगे देखिए अगला शब्द है समंजन। क्या है, समंजन। समंजन क्या कहलाता है कि पुराने अनुभव का परिमार्जन नए अनुभवों के अनुसार करना। पुराने अनुभवों का परिमार्जन नए अनुभवों के अनुसार कर लेता है एवं नए विचारों में ढल जाते हैं। देखिए
एक बच्चा, इसको ऐसे लिखते हैं हम, एक बच्चा या एक व्यक्ति पुराने अनुभवों का परिमार्जन, पुराने अनुभवों को मतलब क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, परिमार्जन, नए अनुभवों के अनुसार कर लेना तथा नए विचारों में ढल जाना। मतलब आजकल के जैसे हम बच्चों को देखते हैं कि परंपराओं को नहीं मानते हैं, पुराने अनुभव जो उनके हैं, पुराने अनुभवों का परिमार्जन करते हैं, वो पुराने अनुभवों का क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उनको परिमार्जन करते हैं एवं नए अनुभवों के अनुसार अपने आप को क्या करते हैं, वे नए विचारों में ढल जाते हैं, अपने आप वे किस में ढल जाते हैं, नए विचारों में ढल जाते हैं। तो ये थे दो शब्द, एक है आत्मसातीकरण, एक है समंजन। समंजन जो पुराने हमारे अनुभव हैं उनका परिमार्जन करना, पुराने अनुभवों को परिमार्जन का अर्थ होता है मॉडिफाई करना, भाई उनको भूल नहीं रहे लेकिन उनमें कुछ बदलाव कर दिए उन्होंने, उनको वो भूल नहीं रहे लेकिन बदलाव कर दिए, उसको बोलते हैं परिमार्जन। एक होता है आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण जो नए ज्ञान है या अनुभव है उसको अपने पुराने ज्ञान से जोड़ना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलें। चलिए, आशा और उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए, पियाजे के विकास की जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं उसके ऊपर हम चर्चाएं करते हैं। अब देखिए, 4 अवस्थाएं बताई हैं पियाजे ने। कितनी अवस्थाएं बताई हैं बच्चों? 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा, ये टेक्निकल इशू हो जाता है बच्चों। देखिए, जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं बच्चों? 4 अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे के विकास की अवस्थाएं हम पढ़ रहे हैं, 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई हैं। देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने ये कहा कि कोई भी बच्चा संज्ञान से सीखता है, कोई भी नए अनुभव हम ज्ञान से सीखते हैं, संज्ञान से सीखते हैं। या तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा पुराना अनुभव जुड़ा रहता है, जैसे कि हम अभी पिछली शब्दों में पढ़ते आए हैं, या फिर कोई क्रिया हुई होती है जिसको स्कीमा बोलते हैं, यानी क्रिया के समांतर कोई क्रिया चल रही होती है। जैसे पापा जैसे बोल रहे थे वैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, या माँ बाप जैसे बोलते हैं वैसे बच्चा बोलने लगता है। मतलब कोई क्रिया हो रही थी तब कोई क्रिया हुई है, उसके समांतर कोई क्रिया चली है, जब जाकर बच्चा बोलना सीखा है। ये सिखाता है ये सिद्धांत। संज्ञान के आधार पर मतलब विकास होता है बच्चे का, थोड़ा सा उसमें ज्ञान होता है, उसके आधार पर वो क्या करता है, ज्ञान का परिमार्जन करता है या ज्ञान को बढ़ाता है। ये सिद्धांत कहता है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बच्चों। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक मिनट, चलिए देखिए कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं उन्होंने जीन पियाजे ने। पहली अवस्था है विद्यार्थियों, पहली अवस्था है हमारी संवेदी या पेशीय गामक अवस्था, संवेदी या पेशीय गामक अवस्था। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं विद्यार्थियों। संवेदी पेशीय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब एक एक अवस्था को हम खोलकर पढ़ते हैं, एक एक अवस्था को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, संवेदी पेशीय गामक अवस्था, पहली डालिए संवेदी पेशीय गामक अवस्था। जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक ये चलती है। जन्म से लेकर के कब तक चलती है विद्यार्थियों? 2 वर्ष तक चलती है। नाम क्या है? संवेदी पेशीय गामक अवस्था। अब इस अवस्था को मैं आपको पढ़ाता हूं। देखिए, यह अनुकरण की अवस्था है। यह किसकी अवस्था है बच्चों? अनुकरण की अवस्था है। एक हम आगे पढ़ेंगे अनुसरण की अवस्था, एक अभी है अनुकरण की अवस्था। मैं अभी अनुकरण और अनुसरण ये बहुत आता है साइकोलॉजी में, मैं आपको इसका डिफरेंट करके बता दूंगा। तो देखिए, पेशीय या संवेदी गामक अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है, अर्थात हम ये कहें कि 0 से 2 वर्ष तक चलती है, 0 से 2 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था बच्चों किसकी अवस्था है? अनुकरण की अवस्था होती है। इसमें त्वचा, आंख, कान, इसमें त्वचा, आंख, कान सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं कि इसमें संवेदनाओं के आधार पर बच्चों को क्या होता है? ज्ञान होता है। इसमें किसके आधार पर होता है? संवेदना के आधार पर ज्ञान होता है। इसलिए तो इसका नाम संवेदी अवस्था है, इसलिए इसको बोलते हैं संवेदी पेशीय गामक अवस्था। ठीक है, तो यह अनुकरण की अवस्था होती है। इसमें त्वचा, आंख, कान सर्वाधिक क्या होते हैं बच्चों? सक्रिय होते हैं, सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। संवेदनाओं के आधार पर इसमें सीखता है। मैंने अभी आपको बताया बच्चा किसके आधार पर सीखता है? संवेदनाओं के आधार पर इसमें सीखता है। इस अवस्था में बालक में भाषा का विकास हो जाता है। हमने पढ़ा था 2 वर्ष में यानी 24 माह तक बच्चे में क्या हो जाता है? भाषा का विकास हो जाता है।
भाई 11 महीने में, 11 से 12 महीने के बीच में वह पहला शब्द बोल रहा है, 12 महीने के होने के बाद वह 3 शब्द बोलने लगता है। तो मतलब ये अवस्था कब तक चल रही है? 2 वर्ष तक चल रही है। 2 वर्ष का जब तक होगा तब तक तो भाषा का विकास हो गया ना। तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे में भाषा का विकास हो जाता है तथा 2 वर्ष का बालक बोलने लग जाता है। 2 वर्ष का होते बालक कैसा हो जाता है विद्यार्थियों? बोलने लग जाता है। इस अवस्था में शिशु का वस्तु स्थायित्व या हम कहें स्थायीकरण हो जाता है। यह उत्तर काल में प्रकट होता है। अब देखिए आप, ये क्या होता है, एक बच्चा इस अवस्था में क्या होता है, उसमें सबसे पहले वस्तु स्थायीकरण आता है। वस्तु स्थायीकरण का अर्थ होता है बच्चों उसकी आंखें जो है स्थिर नहीं रहती हैं। शुरुआत में जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वह कोशिश करता है कि अपनी आंखों को स्थिर रखे। शुरुआत में वह आंखों को स्थिर करना रखता है। फिर उसका जो सिर है, हम देखते हैं छोटे बच्चों को जब लेते हैं तो कई के बच्चे कई हमसे बड़े कहते हैं कि उनके सिर को संभालना, सिर के नीचे हाथ लगाओ। मतलब फिर वो क्या करते हैं, सिर को स्थायी करने का प्रयास करते हैं। फिर उनका सिर स्थायी होता है, फिर धीरे धीरे हाथ, फिर पैर, इस तरह उसके स्थायीकरण होता है। अंत में वस्तु स्थायीकरण हो जाता है। वस्तु मतलब वो परिवार को, सदस्यों को पहचानने लगता है। क्योंकि हमने देखा था कि 2 वर्ष का बालक क्या होता है, परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। किसी भी वस्तु को आप उसको बताओगे, थाली को बताओगे तो वो बोल देगा कि ये थाली है। आप उसको कटोरी को बताएंगे तो वो बोल देगा कि ये कटोरी है। मतलब वस्तु का क्या आ गया, स्थायीकरण आ गया। वस्तु को वो भूल नहीं रहा है, वस्तु को वो पहचान गया, स्थायीकरण, उसके में कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये इस वस्तु को ये बोलते हैं, इस वस्तु को ये बोलते हैं। टीवी जैसे टीवी बोलते हैं, किसी और प्रोडक्ट को देखेगा मोबाइल जैसे तो वो बोलेगा कि ये मोबाइल है। मतलब वस्तु का क्या हो गया, उसमें स्थायीकरण हो गया, स्थायित्व आ जाता है। तो देखिए संवेदी पेशीय गामक अवस्था, इसमें संवेदनाओं के आधार पर बच्चा सीखता है। किसके आधार पर सीखता है? संवेदनाओं के आधार पर। ये अवस्था अनुकरण की अवस्था है। ये अवस्था क्या है बच्चों? अनुकरण की अवस्था है। इसमें त्वचा, आंख, कान सर्वाधिक सक्रिय होती है। बच्चों के त्वचा, आंख, कान सर्वाधिक क्या इसमें सक्रिय होते हैं? संवेदनाओं के आधार पर इसमें बच्चा सीखता है। इस अवस्था में बालक में भाषा का विकास हो जाता है। 2 वर्ष का बच्चा इसमें बोलने लगता है। और साथ में इस अवस्था में शिशु में वस्तु स्थायीकरण का गुण या हम कहें स्थायीकरण का जो गुण है वो आ जाता है। और वह भी कब आता है इस अवस्था को? उत्तर काल में। मतलब उत्तर काल मतलब 1.5 से 2 वर्ष के बीच में। कब आता है? 1.5 से 2 वर्ष के बीच में। ये आपको याद रखना है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। नहीं तो आप ये बोलते हो कमेंट करके कि बहुत फास्ट पढ़ाते हैं सर, स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने देते। ये थोड़ा मिट गया, चलो इसको मैं लिख दूंगा अभी। लो, इसका कहाँ था वो, यहाँ लिख देते हैं। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। चलिए एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों शुरू आगे चलते हैं हम। देखिए वैसे भी आप याद रखना, इसमें संवेदी नाम आ रहा है तो संवेदनाओं के आधार पर सीखता है। पेशीय मतलब हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं, उनके आधार पर, हस्तक्रियाओं के आधार पर इसमें बच्चा सीखता है। तो संवेदीय पेशीय गामक अवस्था इसका नाम है। जन्म से 2 वर्ष तक ये चलती है। हम सीख रहे हैं विकास बच्चे का कैसा होता है। पहले होता है संवेदीय पेशीय गामक अवस्था के आधार पर। अब देखिए आगे है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक को आप ये समझ लो, संक्रियात्मक मतलब क्रिया करेगा। इसमें संक्रिया में क्या करेगा? वह क्रिया करेगा। तो ये क्रिया से पहले की अवस्था, इसलिए इसके आगे क्या लगा है? पूर्व। ये क्रिया से कब की अवस्था है बच्चों? पहले की अवस्था है। तो इसमें क्या लगा है? पूर्व लगा है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चों कब होती है? 2 से 7 वर्ष के बीच। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक ये अवस्था चलती है। पहली कौन सी थी? संवेदीय पेशीय गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। ये 2 से 7 वर्ष। नाम क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए 2 वर्ष का बालक परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। 2 वर्ष का बालक परिवार का क्या बन गया बच्चों? सक्रिय सदस्य बन गया। एवं उसमें जीववाद या सजीव चिंतन आ जाता है। अब देखिए जीववाद या सजीव चिंतन क्या होता है? जीववाद या सजीव चिंतन होता है जब एक बालक किसी भी वस्तु को केवल सजीव मानकर ही व्यवहार प्रदर्शित करता है तो वह क्या कहलाता है? जीववाद कहलाता है। जब एक बालक किसी भी विषय वस्तु को केवल सजीव मानकर व्यवहार प्रदर्शित करे या प्रस्तुत करे तो वह क्या कहलाता है? जीववाद या सजीव चिंतन कहलाता है। अभी मैं उदाहरण दूंगा। और पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसको 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है बच्चों? 2 भागों में बांटा है। अब देखिए आप, जीववाद या सजीव चिंतन क्या होता है? जब एक बालक किसी भी वस्तु को केवल सजीव मानकर व्यवहार प्रदर्शित करे। जैसे उसके हाथ में आप गुड़िया दोगे तो वह गुड़िया के लिए कहेगा कि मम्मी इसको खाना खिला दो, मम्मी इसको नहला दो, मम्मी मेरे साथ गुड़िया को सुलाना। मतलब क्या है? वो गुड़िया को क्या मान रहा है? सजीव मान रहा है कि ये बिल्कुल मेरी तरह है,
ये क्या है, बिल्कुल मेरी तरह है। तो सभी वस्तुओं को या किसी भी वस्तु को बालक क्या है, इसमें सजीव मानकर व्यवहार प्रदर्शित करता है। वे बातें करते हैं कि ये हमारी तरफ देख रहा है, ये हमारी तरफ चल रहा है, मतलब इसमें क्या है, सजीव चिंतन है। सजीव चिंतन इसमें पनपता है। तो देखिए जीववाद या सजीव चिंतन क्या कहलाता है, जब एक बालक किसी भी वस्तु को केवल सजीव मानकर ही व्यवहार करे तो वह जीववाद या हम कहें कि सजीव चिंतन कहलाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कितने भागों में बांटा है बच्चों, 2 भागों में बांटा है। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल। पहला कौन सा है, पूर्व प्रत्यात्मक काल। इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। पहला कौन सा है, पूर्व प्रत्यात्मक काल, पूर्व प्रत्यात्मक काल। दूसरा है अंतःप्रज्ञ काल। दूसरा कौन सा है, प्रज्ञ है यह, अंतःप्रज्ञ काल, अंतःप्रज्ञ काल, पूर्व प्रत्यात्मक काल, अंतःप्रज्ञ काल। देखिए पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 6 वर्ष तक होता है। यह प्रबल जिज्ञासा वाला काल है बच्चों। पूर्व प्रत्यात्मक काल यह प्रबल जिज्ञासा वाला काल है, मतलब 2 वर्ष का बालक बोलने लग गया, घर का सक्रिय सदस्य बन गया। अब 2 से 4 वर्ष तक वह क्या करेगा, हर चीज पर सवाल पूछेगा। वह क्या करेगा, जिज्ञासा रहती है उसके मन में हर चीज को जानने की। जैसे हम हाथ जोड़ते हैं तो हमसे पूछेगा कि पूजा क्यों करते हैं, भगवान कौन है, मतलब उसमें क्या है, हर चीज को जानने की क्या रहेगी, जिज्ञासा रहेगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पूर्व प्रत्यात्मक काल। यह 2 से 4 वर्ष तक चलता है, प्रबल जिज्ञासा वाला काल रहता है, इसमें जानने की इच्छा सर्वाधिक रहती है। दूसरा आता है अंतःप्रज्ञ काल, 4 से लेकर 7 वर्ष तक। अंतःप्रज्ञ काल 4 से 7 वर्ष तक यह अनुसरण की अवस्था होती है। अब देखिए आप यहाँ क्या लिख रहा है, अनुसरण। क्या लिख रहा है बच्चों, अनुसरण। और वहां क्या लिख रहा था, उस अवस्था में क्या लिख रहा था, अनुकरण। क्या लिख रहा था, अनुकरण। देखिए संवेदी पेशीय गामक अवस्था, यहां सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं इस कंसेप्ट से, और सर्वाधिक कंफ्यूज बच्चे होते हैं। संवेदी पेशीय गामक अवस्था किसकी अवस्था है, अनुकरण की अवस्था है। जबकि अनुसरण की अवस्था कौन सी है विद्यार्थियों, जबकि अनुसरण की अवस्था कौन सी है, अनुसरण की अवस्था अंतःप्रज्ञ काल, मतलब हम कहें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसकी अवस्था है बच्चों, अनुसरण की अवस्था है। अब देखिए मैं इसको आपको एक बार समझाऊं। देखिए अनुकरण एक है, अनुसरण, दोनों शब्दों को आप लिख लीजिए। देखिए अनुकरण की अवस्था हमने कौन सी देखी विद्यार्थियों, 0 से 2 वर्ष तक, मतलब वो क्या कर रहा है, संवेदनाओं के आधार पर हमारी नकल उतार रहा है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, अनुकरण में क्या करता है, हमें फॉलो करता है, हम कहें, या हमें देखकर कार्य करता है। हमें देखकर क्या करता है बच्चों, कार्य करता है। हमें देखकर व्यवहार प्रदर्शित करता है, जैसा हम करेंगे वैसा बच्चा बनेगा। तो हमें देखकर कार्य करता है, हमें देखकर व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अनुकरण बोलते हैं। मतलब देखकर क्या क्या कर रहा है, वो कार्य व्यवहार को गति दे रहा है, कार्य व्यवहार को क्रियान्वित कर रहा है। हमें देखकर कार्य करता है, किसमें, अनुकरण में। जबकि अनुसरण में क्या करता है बच्चों, देखिए अनुसरण में बच्चा क्या करता है, कहना मानता है, मतलब कहने पर कार्य करता है, कार्य करने लगता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हमारे अनुसार कार्य करने लगता है। अब देखिए आप दोनों में अंतर समझिए। अनुकरण में वह हमें देखकर कार्य कर रहा है, मतलब हम बोल रहे हैं, हमें देखकर वो क्या कर रहा है, हमारा अनुकरण कर रहा है। क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, कोशिश कर रहा है, जिज्ञासा आ रही है, बल आ रहा है, मतलब हमें देखकर वो क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, हमें देखकर कार्य व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है। जबकि अनुसरण में क्या करता है बच्चा, हम जैसा कार्य कर रहे हैं, हमारे कहने पर वह कार्य करने लगता है, या हम कहें कि हमारे अनुसार वह कार्य करने लगता है। तो ये अनुसरण की अवस्था थी। ये कौन सी अवस्था थी विद्यार्थियों, ये कौन सी अवस्था थी, ये किसकी अवस्था है, अनुसरण की अवस्था है। कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक। एज देखिए इसकी 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। जैसे इसमें क्या होता है, हमने कहा वहां से पानी ला, हमारी आज्ञा मानेगा इसमें, लेकिन उसमें आज्ञा थोड़ी मानेगा, 2 वर्ष का बच्चा कहाँ उठ के जाएगा। लेकिन उसमें क्या है, हम बोल रहे हैं तो उसका वो क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, जबकि इसमें अनुसरण कर रहा है। मतलब आपको एक और उसमें शब्दों में समझाऊं तो इसमें वह हमारे अंदर कार्य करता है, हमारे
अंदर या हम कहें अंतर्गत कार्य करता है। देखिए अब आपका क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। इसमें वह सिर्फ हमें देखकर कार्य कर रहा है, हमें देखकर क्रियाएं प्रदर्शित कर रहा है, जबकि वह इसमें हमारे अंदर कार्य करता है। मतलब जैसा हम बोलेंगे उससे वो वैसा ही कार्य करेगा, ऐसा नहीं है कि बदल जाए। मतलब हम जो कहेंगे वो कार्य करेगा। तो इसमें क्या है, वह हमारा अनुसरण करता है, हम जो कहेंगे वह कार्य करने लगेगा, और इसमें हम जो करते हैं वह देखकर क्या करता है, क्रिया करने का प्रयास करता है। सीधा सा मतलब ये है। तो इसमें हमें देखकर कार्य व्यवहार करता है, जबकि इसमें हमारे अंतर्गत वे कार्य करता है। क्या हम बेटा ऐसा करते हैं, हाँ दादाजी चलो अपन भाग चलेंगे, हम ऐसा करेंगे। मतलब इसमें क्या है, इसमें उसमें पूर्ण क्या है, तर्क आ जाता है। उसमें बात करने लगता है वो दादा दादी से या हम कहें बुआ से, सबसे वह बात करने लगता है। तो इसमें वह हमारे अंतर्गत कार्य करता है, हमारे अंदर कार्य करता है। हम जो कहेंगे वह कार्य करेगा, लेकिन इसमें वह कार्य तो कर नहीं सकता। तो इसमें वह क्या करता है, हमें देखकर कार्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनुकरण। इसको क्या बोलते हैं, अनुसरण। ये था आपका कंफ्यूजन, मैंने दूर करने की कोशिश की। तो देखिए पूर्व प्रत्यात्मक काल में क्या होता है, 2 से 4 वर्ष तक ये चलती है, प्रबल जिज्ञासा वाला काल है। इसमें वह जानने की इच्छुक रहता है, हमेशा हर चीज के बारे में प्रश्न पूछेगा। जबकि अंतःप्रज्ञ जो काल है ये क्या है, 4 से 7 वर्ष तक चलता है, और ये अनुसरण का काल होता है। किसका काल होता है विद्यार्थियों, अनुसरण का काल होता है। जैसा हम कार्य करेंगे वो वैसा कार्य करेगा, हमारी अंदर का कार्य करेगा, हमारा अनुसरण करेगा। जबकि अनुकरण में वह नकल करता है, मतलब जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने का वो प्रयास कर रहा है, तो उसमें वह क्या कर रहा है, नकल कर रहा है। ये आपको याद रखना है। देखिए अगली अवस्था है हमारी, अगली अवस्था है बच्चों, तो ये कितनी हो गई, 2 अवस्था हो गई। चलिए देखिए अगली अवस्था, देखिए इसमें कुछ ठीक है, यहां पे बस प्रज्ञ कर लेना, अंत प्रज्ञ, प्रज्ञ काल। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था हमारी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से प्रारंभ होती है, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। ये 7 पे खत्म होती है, ये शुरू हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें पलटावी चिंतन अवस्था, ये कौन सी अवस्था है बच्चों, पलटावी चिंतन की अवस्था है। अब देखिए पलटावी चिंतन क्या होता है, या हम कहें कि इसको हम कहें पलटावी अवस्था है, सीधा ये भी बोल सकते हैं हम। अब आप समझिए पलटावी चिंतन क्या होता है। इसमें बच्चा क्या कर रहा था, हमारा अनुसरण कर रहा था, मतलब हम जो कह रहे थे वह बात मान रहा था। लेकिन इस अवस्था में आते ही जैसे ही वो 7 वर्ष का होता है, 7 से 11 वर्ष पर जाते जाते वे हमारी बात नहीं मानते। हम मना करेंगे कि खेलने मत जाओ, हमें जवाब देंगे उल्टे सीधे कि नहीं मैं तो खेलने जाऊंगा। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें पलटावी चिंतन उसमें आ जाता है, पलट कर जवाब देने लगता है। पलटावी चिंतन विकसित हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ये आपको याद रखना है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, चलिए लाइट आ गई। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है बच्चों, पलटावी चिंतन विकसित हो जाता है। गणना से संबंधित प्रारंभिक व्यवहार करता है, इसमें गिनतियां सीखता है, गुणा भाग सीखता है, जोड़ घटाई सीखता है। मतलब जो गणना से संबंधित प्रारंभिक व्यवहार है वह कौन सी अवस्था में सीखता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वह सीखता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीखता है। देखिए 7 से 11 वर्ष तक है। अब एक बच्चे को हम जैसे 6 वर्ष के बाद स्कूल भेजते थे, तो वो 6 वर्ष का था जब फर्स्ट क्लास में था, और जब वो 3rd क्लास में आएगा लगभग तब वह क्या सीखेगा, जोड़ घटाई सीखेगा। क्योंकि फर्स्ट से सेकंड तो उसमें को हिंदी सीखने में ही लग जाता है, ABCD सीखने में ही लग जाता है, गिनती सीखने में ही लग जाता है। तो 3rd क्लास में वो क्या सीखेगा, जोड़ घटाई सीखेगा। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है वह 7 से 11 वर्ष तक चलती है। 7 से 11 वर्ष चलती है, इसमें पलटावी चिंतन, पलट कर वह जवाब देने लगता है। गणना से संबंधित प्रारंभिक व्यवहार प्रदर्शित करता है, या गणना से संबंधित व्यवहार की अवस्था इसको कहा जाता है। मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन करता है, या वैचारिक काल की यह अवस्था है। अब देखिए इसको समझिए आप, मूर्त वस्तुओं की, एक है अमूर्त, हमने पढ़ा, एक कौन सा पढ़ा बच्चों, हमने अमूर्त पढ़ा। अच्छा मूर्त अमूर्त तो आएगी। अब एक हमने कौन सा पढ़ा, पूर्व संक्रियात्मक पढ़ा, एक कौन सा पढ़ा, पूर्व संक्रियात्मक, और एक हमने कौन सा पढ़ रहे हैं, मूर्त संक्रियात्मक पढ़ रहे हैं। देखिए मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है बच्चों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वह क्या करता है, गणना से संबंधित व्यवहार करता है, पलटावी चिंतन विकसित करता है, और ये वैचारिक काल है। और हम कहें ये वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन वह करता है, वस्तुओं के संदर्भ में वह क्या करता है बच्चों, चिंतन करता है। अब देखिए इसमें वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन करता है। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है, देखिए सबसे पहले वो हमने पढ़ा था जीववाद या सजीव चिंतन करता है। हम पीछे की अवस्था में पढ़ के आए हैं जीववाद या सजीव चिंतन, हम कहाँ पढ़ के आए हैं, जीववाद या सजीव चिंतन। देखिए ये रही जीववाद या सजीव चिंतन, हम देख के आए हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। मतलब इसमें क्या है, वस्तु को देखकर
वस्तु को देखकर वह सजीव चिंतन कर रहा है। फिर हमने पढ़ा कि उसमें वस्तु स्थायीकरण भी हो जाता है। जब उसमें वस्तु स्थायीकरण हो गया, जीववाद सजीव चिंतन कर रहा है, तो इन वस्तुओं को उसको याद तो है, लेकिन फिर वो क्या कर रहा है, मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन करना, या हम कहें वैचारिक काल की अवस्था है। अब इसमें वह क्या करता है, जैसे ही मान लीजिए एक बच्चे के दादाजी रोज कहाँ जाते हैं, बाजार जब जाते हैं तो उसके लिए टॉफी लेकर आते हैं। एक बच्चे के दादाजी रोज जब बाजार जाते हैं तो उसके लिए केला लेकर आते हैं, विद्यार्थी टॉफी लेकर आते हैं। लेकिन एक दिन, जैसे 2-3 दिन वो बाजार नहीं गए, लेकिन एक दिन अचानक वो कहाँ गए, बाजार गए। बाजार जाते ही उसका जो पोता था, या हम कहें वह बच्चा है, वह क्या है, मूर्त चिंतन कर रहा है। वह कैसा चिंतन करता है, मूर्त चिंतन करता है। जैसे उसको पता है, उसको याद है कि जब भी दादाजी बाजार जाते हैं मेरे लिए टॉफी लेकर आते हैं, आज बाजार गए हैं मतलब मेरे लिए क्या आएगा, आज टॉफी आएगी। समझ में आ गया। तो इसमें क्या करता है, बच्चे को वस्तु याद रहती है, बस बच्चे को क्या है, वस्तु याद रहती है। वह मूर्त कल्पना करता है, मूर्त चिंतन करता है। कैसे चिंतन करता है, मूर्त चिंतन करता है। ये वैचारिक काल की अवस्था है, इसमें वो विचार करता रहता है। वैचारिक काल की अवस्था, इसमें क्या करता रहता है विद्यार्थियों, विचार करता रहता है। इसमें काल्पनिक जीवन नहीं जीता है वो, काल्पनिक जीवन आएगा किशोरावस्था वाला। ये वैचारिक काल की अवस्था है, विचार करता रहता है। ठीक है, तो देखिए 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। पलटावी चिंतन इसमें विकसित हो जाता है, गणना से संबंधित प्रारंभिक व्यवहार करता है, मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन करता है, और क्या करता है, ये वैचारिक काल की अवस्था है। एक आएगा अमूर्त चिंतन, एक आता है बच्चों मूर्त चिंतन। देखिए अमूर्त चिंतन में क्या होता है, मूर्त चिंतन में हमारे सामने जो वस्तु होती है वो वस्तु हमें पूर्णतः याद होती है। अमूर्त चिंतन में हमारे सामने से भी वह वस्तु हट जाए तब भी हम उसके बारे में सोचते हैं, ये होता है। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगली कौन सी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर के 15 या 16 वर्ष तक ये चलती है। 11 से लेकर के 15 या 16 वर्ष तक ये चलती है। ये पूर्ण परिपक्वता की काल है, अमूर्त चिंतन की अवस्था है। तार्किकता का उच्चतम स्तर इस अवस्था को कहा जाता है। ये तार्किकता की उच्चतम स्तर की अवस्था इसको कहा जाता है। और बालक की बुद्धि का विकास 15 या 16 वर्ष तक की अवस्था में पूर्ण हो जाता है। देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये क्या है, कल्पनाशील जीवन आ गया। इसमें कैसा आ गया, कल्पनाशील जीवन आ गया, मतलब काल्पनिक जीवन में इसमें जीता है, इसलिए तो इसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब मूर्त चिंतन क्या होता है, वस्तु को देखकर उसके बारे में सोच रहा है, वस्तु को देखकर उसके बारे में सोच रहा है। और अमूर्त में क्या होता है, अमूर्त में वस्तु पास में ना हो, जब भी वह वैचारिक काल कर रहा है, जब भी वह सोच रहा है, तो इसको क्या है, कल्पनाशील बोलते हैं या काल्पनिक अवस्था बोलते हैं। कल्पना के जीवन में इसमें जीते हैं बच्चे। पूर्ण परिपक्वता आ जाती है 11 से 15 वर्ष, मतलब किशोरावस्था प्रारंभ होने वाली है। किशोरावस्था 12 से प्रारंभ होती है, हम कहीं 11 या 12 से भी प्रारंभ होती है, तो किशोरावस्था इसमें प्रारंभ हो गई। अमूर्त चिंतन की अवस्था, इसमें अमूर्त चिंतन करता रहता है, फालतू के चिंतन करता रहेगा, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था। और तार्किकता, इसमें तर्क तो उसमें इतना रहता है क्योंकि हमने देखा था परंपराओं से ऊपर उठकर इसमें व्यवहार करने लगेगा वो, तो क्या इसमें तर्क तो उच्च स्तर का रहता है, तार्किक चिंतन करने लगता है। और बालक की बुद्धि का विकास 15 या 16 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बालक की बुद्धि का विकास 15 या 16 वर्ष की अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये नैतिक विकास का सिद्धांत था बच्चों, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए 4 अवस्थाएं इसमें, संवेदी, पेशीय, गामक अवस्था। पहली कौन सी है, संवेदी, पेशीय, गामक अवस्था। अब एक बार इसको समझ लो आप। दूसरी है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व। तीसरी है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगली आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
देखिए जो संवेदी पेशीय गामक अवस्था, इसमें क्या है, जब हम पढ़ रहे हैं संज्ञान, संज्ञान मतलब ज्ञान से, संज्ञान मतलब ज्ञान से, ज्ञान से क्या है, बालक का हम क्या पढ़ रहे हैं, विकास पढ़ रहे हैं, सीधा सा अर्थ आप ये समझिए। ज्ञान से एक बालक का कैसे विकास होता है हमको ये समझना है। सबसे पहले किसी भी बालक में विकास संवेदनाओं से होता है। वह बालक कोई भी व्यवहार संवेदनाओं के आधार पर प्रदर्शित करेगा। कान, आंख, नाक, ये सब उसकी जो संवेदना ज्ञान इंद्रियां हैं वह सर्वाधिक सक्रिय रहती हैं इस अवस्था में। इस अवस्था में पेशीय गामक अवस्था रहती है, वस्तु स्थायीकरण की अवस्था रहती है। फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब क्रिया करने से पहले बच्चे कैसे संक्रियाएं देता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जीववाद या सजीव चिंतन बच्चे में विकसित हो जाता है, मतलब उसमें बच्चा तस्वीर को देखकर बोलता है कि ये मेरी तरफ देख रही है, मतलब जीववाद या सजीव चिंतन इसमें विकसित हो गया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो वस्तु सामने है उसके बारे में सोचता है। जैसे ही दादाजी बाजार गए थे, जैसे मानिए इस उदाहरण को, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। एक बच्चे के दादाजी जैसे रोज जाते हैं तो उसके लिए केले लेकर आते हैं, लेकिन अचानक एक दिन बाजार से दादाजी आते हैं, बच्चे उनको देखता है, जैसे ही बच्चा उनके दादा को देखता है, उसके मन में एक ही दिमाग में आता है कि दादाजी जो है मेरे लिए केले लाए होंगे, भले लाए हों या ना लाए हों। मतलब मूर्त संक्रियात्मक मतलब वस्तु को देखकर उसके मन में क्या आ रहा है, विचार आ रहा है। वस्तु को इसमें देखकर उसके मन में क्या आ रहा है, विचार आ रहा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त, वस्तु होना हो फिर भी बच्चा क्रिया कर रहा है, फिर भी बच्चा सोच रहा है, उसको क्या बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। तो ये था जीन पियाजे का हम कहें विकासात्मक या संज्ञानात्मक विकास का जो है सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, बायोलॉजी के वैज्ञानिक थे जीन पियाजे। स्कीमा इन्होंने बताया, संतुलन बताया, समायोजन बताया, अनुकूलन बताया और सामंजस्य बताया। और ये सिद्धांत महत्वपूर्ण जोर किस पर देता है, संज्ञान पर देता है। मतलब एक बच्चा ज्ञान के आधार पर सीखता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, शायद ना लिया हो। एक बच्चा किसके आधार पर सीखता है विद्यार्थियों, ज्ञान के आधार पर सीखता है, ये सिद्धांत ये बोलता है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज मुझे आशा और उम्मीद है कि ये सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो जब आपका तार्किक जब चिंतन हमारा आएगा, मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, वैचारिक चिंतन, तो चिंतन में भी ये सिद्धांत को हमको पढ़ना रहता है। चिंतन से संबंधित पूरा सिद्धांत है, उसमें और अच्छे से हम क्लियर करेंगे इसको। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए साथियों, मिलता हूँ आपसे किसी नई क्लास में किसी नए कंसेप्ट के साथ। जो विकास के हमारे सिद्धांत चल रहे हैं, अभी बहुत सारे सिद्धांत आपके बाकी है, उन सिद्धांतों को लेकर आता हूँ आपके लिए कल। तो जब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय भारत, खम्मा गाड़ी, राम राम।